Hello दोस्तों, माई सेल्फ निश्चल कसेरा एंड टुडे वी आर स्टडी बीएमसी। सो फर्स्टली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बीएमसी होता क्या है और बीएमसी का फुल फॉर्म क्या है। बीएमसी बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। और बीएमसी को हम केमिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। बीएमसी हमारी बुक होती है जिसमें हम मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक कंपोनेंट को पढ़ते हैं। तो इस लेक्चर में हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा सेक्शन ए में मैकेनिकल इंजीनियरिंग आता है और सेक्शन बी में सिविल इंजीनियरिंग आता है। तो सेक्शन ए में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो मेरा फर्स्ट पार्ट है या फर्स्ट चैप्टर है वो थर्मल इंजीनियरिंग है। उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी टॉपिक है और सोर्स ऑफ एनर्जी के कुछ टॉपिक को हमें इस लेक्चर में पढ़ना है। इस लेक्चर में हम मेनली थर्मोडायनेमिक के लॉज को पढ़ेंगे और ये थर्मल पावर प्लांट को पढ़ेंगे, इसकी वर्किंग पढ़ेंगे विद डायग्राम। थर्मोडायनेमिक, तो अब हम सबसे पहले थर्मोडायनेमिक की डिफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, ये विज्ञान का शाखा होता है, विच डील विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो डील करता है मतलब स्टडी करता है ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। इसमें हम एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में बदलते हुए पढ़ते हैं। मतलब थर्मोडायनेमिक एक विज्ञान की शाखा होता है जिसके अंतर्गत हमें यह पढ़ना होता है कि एनर्जी कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक बदलती है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज सेड टू बी, हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को यह कह सकते हैं व्हेन सम चेंज ऑकर इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जब कभी भी हमें कोई चेंज थर्मोडायनेमिक सिस्टम में मिलता है तो उसे हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कह सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम और उसके सराउंडिंग्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो दे आर 3 टाइप्स ऑफ thermodynamic system and its surroundings. Firstly is open system, secondly is closed system, and thirdly is isolated system. तो सबसे पहले हम आइसोलेटेड सिस्टम को पढ़ते हैं। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मास नाइदर फ्रॉम आउटर साइड और नॉर इनर साइड, मतलब इसमें मास का किसी भी तरीके से एक्सचेंज नहीं होता है, मतलब बदलाव नहीं होता है, ना तो अंदर ही साइड और ना तो बाहर ही साइड, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। तो उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे, जिसमें मास माने मास की हिंदी मीनिंग होती है द्रव्यमान। अब हम पढ़ते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, व्हेन अ सिस्टम एक्सचेंज बोथ, जब कोई सिस्टम बोथ एनर्जी एंड मास विद द सराउंडिंग्स, देन इट इज नॉन एज ओपन सिस्टम। जब कोई सिस्टम एनर्जी को मतलब ऊर्जा को एंड मास मतलब द्रव्यमान को एक्सचेंज करता है अपने सराउंडिंग में, तो उसे हम ओपन सिस्टम कहते हैं। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। जब कभी भी कोई सिस्टम अपनी ऊर्जा को और द्रव्यमान को अपने सराउंडिंग में एक्सचेंज करता है तो उसे हम क्या कहेंगे कि यह ओपन सिस्टम है। तो अब हम क्लोज सिस्टम को पढ़ते हैं। क्लोज सिस्टम, व्हेन अ सिस्टम एक्सचेंज ओनली एनर्जी but not mass
with the surrounding, then it known as closed system. जब कोई भी सिस्टम सिर्फ अपनी ऊर्जा को अपने सराउंडिंग में एक्सचेंज करेगा, इसमें मास का एक्सचेंज नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्लोज सिस्टम। तो अब हम इस छोटे से डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इस डायग्राम में ये हमारे सिस्टम लिखे हुए हैं, ओके, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, और वो उनके मास एंड एनर्जी। ये मास एंड एनर्जी है। यहाँ टिक का मतलब है ट्रांसफ़र एंड क्रॉस का मतलब है नॉट ट्रांसफ़र। तो अब हम इससे समझते हैं। ओपन सिस्टम में मास एंड एनर्जी हमारी दोनों ट्रांसफ़र होती है, मतलब एक्सचेंज होती है अपने सराउंडिंग में, तो उसे हम ओपन सिस्टम कहेंगे। जिस सिस्टम में मास एंड एनर्जी दोनों एक्सचेंज होंगी उन्हें हम ओपन सिस्टम कहेंगे। जिस सिस्टम में ओनली एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मास, मीन्स मेरी ऊर्जा तो एक्सचेंज होगी लेकिन द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का एक्सचेंज नहीं होगा, उन्हें हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसे सिस्टम में जिसमें ना तो मास में एक्सचेंज होगा और ना तो एनर्जी में। इस सिस्टम में ना तो किसी भी प्रकार का मास में एक्सचेंज होता है, मतलब कि द्रव्यमान में, और ना तो ऊर्जा में। तो अब हम जीरोथ लॉ को पढ़ेंगे। जीरोथ लॉ कहता है हमारा, इफ टू बॉडी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम with another body C, then A and B are also in thermal equilibrium with each other। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दो बॉडी, सपोज करिए जैसे A एंड C, या फिर A एंड D, सपोज कर लीजिए A एंड D थर्मल इक्विलिब्रियम में है विथ अनदर बॉडी C के साथ में, देन तो फिर देन ए एंड बी, ये हमारा ए है एंड ये मेरा बी है, आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो हमारा ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी और तीसरी बॉडी सी भी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा ए एंड बी है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा आपस में ही। तो जीरोथ लॉ ये कहता है। अब हम आते हैं थर्मल पावर प्लांट में। थर्मल पावर प्लांट, सबसे पहले हम थर्मल पावर प्लांट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे डायग्राम के साथ में। ये डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को। तो अब हम थर्मल पावर प्लांट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। आ थर्मल पावर प्लांट जनरेट इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो थर्मल पावर प्लांट होता है वह इलेक्ट्रिक पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। कहाँ से? फॉसिल फ्यूल को बर्न करके। और जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो हमारे कोल होते हैं, पेट्रोलियम होते हैं एंड एटसेट्रा। तो सबसे पहले हम थर्मल पावर प्लांट में जो भी इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, जैसे कि यहाँ 9 इक्विपमेंट हम लिखे हुए हैं थर्मल पावर प्लांट के, उनके बेसिक वर्किंग को समझेंगे। उसके बाद
हम थर्मल पावर प्लांट के कैसे वर्क करता है ये समझेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा कोल होपर। देखिए फर्स्ट नंबर पे कोल होपर दिया है। तो कोल होपर का वर्क ये होता है कि यहाँ से देखिए ये कोल होपर से हम कोल को डालते हैं, उसके बाद ये सप्लाई होकर पल्वराइजर में जाता है। पल्वराइजर का वर्किंग ये होता है, सेकंड नंबर पे पल्वराइजर है। पल्वराइजर का वर्किंग ये होता है कि ये कोल को फाइन पाउडर में क्रिएट करता है, कोल को ये फाइन पाउडर में क्रिएट करता है। उसके बाद आता है हमारा डस्ट कलेक्टर। तो डस्ट कलेक्टर क्या होता है? डस्ट कलेक्टर का वर्किंग ये होता है, ये डस्ट कलेक्टर है हमारा। डस्ट कलेक्टर का वर्किंग ये होता है कि ये डस्ट को, स्मोक को कलेक्ट करता है। जैसे ये हमारा स्मोक और डस्ट को कलेक्ट करता है। तो स्मोक को इसलिए ये कलेक्ट करता है क्योंकि स्मोक में हार्मफुल गैसेस होती हैं। जब थर्मल पावर प्लांट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो उसमें से स्मोक होता है, स्मोक निकलेगा। जब किसी चीज़ को बर्न करोगे तो स्मोक निकलेगा ही। हम इसमें कोल को बर्न करते हैं, तो कोल को बर्न करने पे जो स्मोक निकलता है वो हार्मफुल होता है। तो उसको, स्मोक को और गैसेस को हम इस डस्ट कलेक्टर में पहले कंज्यूम करता है, ये डस्ट कलेक्टर कंज्यूम कर लेता है। तो अब आता है मेरा चिमनी। सो व्हाट इज चिमनी एंड व्हाट इज द वर्किंग ऑफ चिमनी? तो चिमनी का वर्क क्या होता है? चिमनी का वर्क ये होता है, जो डस्ट कलेक्टर स्मोक को कलेक्ट किया रहता है वो थोड़े थोड़े अमाउंट में चिमनी को देता है, और चिमनी इसको बहुत ही हाइट से, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल हाइट से स्मोक को लिफ्ट करता है। लिफ्ट मतलब छोड़ देता है। और चिमनी का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हम स्मोक को ऐसे छोड़ेंगे तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, यहाँ का इन्वायरमेंट ख़राब हो जाएगा, हार्मफुल गैसेस यहाँ रहेंगे, और यहाँ पे आसपास में जो भी लोग रहेंगे उनको भी काफ़ी हार्मफुल करेगा। इसलिए चिमनी का यूज़ किया जाता है। चिमनी से हम अपने स्मोक को, हार्मफुल गैसेस को बहुत ही हाइट से लिफ्ट कर देते हैं। तो अब आता है मेरा बॉयलर। बॉयलर सिंपल वर्क करता है। बॉयलर का काम इतना होता है, बॉयलर ये है हमारा, बॉयलर ये है, यहाँ पाइप है। बॉयलर का काम ये होता है कि ये वाटर को बॉयल करता है, ये वाटर को बॉयल करता है, जिससे वाटर हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। और स्टीम, तो अब हमारा आता है, बॉयलर के बाद आता है टरबाइन। तो अब हम टरबाइन को पढ़ेंगे। टरबाइन, टरबाइन हमारा रोटेट होता है। और टरबाइन एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। टरबाइन एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी एनर्जी को, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब उसके बाद आता है टरबाइन के बाद 7 नंबर पे अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर क्या होता है और वो अल्टरनेटर की वर्किंग क्या होती है? अल्टरनेटर हमारा इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, और अल्टरनेटर में जब हमारा मैकेनिकल एनर्जी जाता है, जैसे टरबाइन के पास मेरे मैकेनिकल एनर्जी थी, मैकेनिकल एनर्जी अल्टरनेटर के पास गई, तो अल्टरनेटर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। अल्टरनेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। टरबाइन से मैकेनिकल एनर्जी गई अल्टरनेटर में, उसके बाद अल्टरनेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। उसके बाद आता है मेरा कंडेंसर। तो अब हमारा आता है कंडेंसर। कंडेंसर की वर्किंग क्या होती है? कंडेंसर से हमारा टरबाइन कनेक्ट होता है। मीन्स टरबाइन से जो भी हमारी वाटर होते हैं, कोल्ड वाटर होते हैं, वो सब जो भी आता है वो कंडेंसर उसको फीड वाटर पंप के थ्रू दोबारा से बॉयलर में भेज देता है बॉयल होने के लिए। कंडेंसर का वर्क इतना ही होता है। उसके बाद आता है हमारा फीड वाटर पंप।
तो फीड वाटर पंप का वर्क क्या होता है? फीड वाटर पंप का वर्क यही होता है कि ये वाटर को फीड किए रहता है अपने अंदर, मतलब अपने पास रखे रहता है। उसके बाद ये धीमे 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 बॉयलर में इसको छोड़ देता है। तो हम सारे इक्विपमेंट को पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है थर्मल पावर प्लांट कैसे वर्क करता है। ये तो इक्विपमेंट कैसे वर्क करता है अभी हमने ये समझाया। अब थर्मल पावर प्लांट कैसे वर्क करता है, ये थर्मल पावर प्लांट का डायग्राम दिख रहा है। अब ये वर्क कैसे करता है ये पढ़ना है। तो सबसे पहले हम कोल होपर में चलते हैं। ये है हमारा कोल होपर। ये कोल होपर से हमने कोल को डाला, ये गया पल्वराइज़र में। पल्वराइज़र इसे फाइन पाउडर में क्रिएट कर दिया या फिर मेक कर दिया। कोल को पल्वराइज़र फाइन पाउडर में मेक कर दिया। उसके बाद ये यहाँ आता है। यहाँ से हम प्री हीटेड एयर मीन्स हॉट एयर को सप्लाई करते हैं। उसके बाद ये दोनों आपस में मिलके फ्यूरेंस में इंजेक्ट हो जाता है। जब ये फ्यूरेंस में इंजेक्ट होता है तो इसको बर्निंग किया जाता है। इसको जब बर्न करते हैं हम तो यहाँ पे जो वाटर होता है वो इससे और भी हीटेड हो जाता है। मतलब वाटर जब किसी चीज़ को बर्न करोगे तो उससे हीट प्रोड्यूस होगी, और वाटर हीटेड मतलब वाटर और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। जब वाटर गर्म हो जाता है तो बॉयलर का भी यूज़ करते हैं हम। बॉयलर से हम वाटर को और गर्माते हैं। जब वाटर ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इससे वाटर हमारा स्टीम में चेंज हो जाएगा ज़्यादा गर्म होने के बाद। जब किसी भी चीज़ को आप गरमाइए, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, जब आप चाय बनाते हैं, चाय बनाते समय जब आप उसमें पानी रखते हैं केतली में, तो काफ़ी टाइम बाद उसमें से भाप टाइप का उड़ने लगता है, मतलब वेपर उड़ने लगता है, वेपर। तो इसमें वेपर हमारे स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं और स्टीम हमारे ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो इसमें से स्टीम क्रिएट होती है। स्टीम के पास हमारे काइनेटिक एनर्जी होती है। अब हम देखते हैं स्टीम का वर्क। स्टीम के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। स्टीम यहाँ से चलते 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 टरबाइन के पास आता है। और अभी हमने पढ़ा है टरबाइन एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके पास कोई भी एनर्जी जाकर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो टरबाइन से हम स्टीम की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिए। अब यहाँ अल्टरनेटर लगा है, तो अब अल्टरनेटर का वर्क क्या है? अल्टरनेटर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है। ठीक, अल्टरनेटर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है। अल्टरनेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। टरबाइन से मैकेनिकल एनर्जी आई, अल्टरनेटर के पास गई, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाया, और इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। अब यहाँ से हमारा रिवर्स प्रोसेस चालू होता है। रिवर्स मीन्स देखिए समझते हैं। जैसे टरबाइन के पास कुछ स्टीम बची हुई है, कुछ स्टीम बची है, कोल्ड वाटर बचे हुए हैं। तो अब ये यहाँ से कंडेंसेशन के थ्रू फीड वाटर पंप में जाता है। इसका काम होता है ये वाटर को फीड करे रहता है। उसके बाद ये थोड़ा 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 बॉयलर को इंजेक्ट करता है। अब फिर से बॉयलर देखिए, ये फीड वाटर पंप की पाइप ये हमारी पाइप से जुड़ी हुई है, और बॉयलर फिर से इसे दोबारा से गर्म करता है। अब देखिए किसी भी चीज़ को आप जैसे कोल को बर्न किए थे, फ्यूरेंस में बर्न किए थे हमने कोल को। अब जब इसको हम बर्न किए हैं, अब कोल तो कोई अच्छी गैस है नहीं कि कोल को जलाने से हमें बहुत अच्छी गैस निकलेगी। कोल को जलाने से हमें हार्मफुल गैसेस मिलती हैं। अब उस हार्मफुल गैसेस को हम क्या करेंगे, इसमें तो रखेंगे नहीं बॉयलर में। तो यहाँ बॉयलर में एक पाइप लगी होती है। ये पाइप हमारी डस्ट कलेक्टर से कनेक्ट होती है।
तो अब देखते हैं डस्ट कलेक्टर का वर्किंग क्या होता है। अभी हमने बताया था कि ये डस्ट को कलेक्ट करता है, स्मोक को कलेक्ट करता है। अभी ये डस्ट को कलेक्ट किया था, यहाँ डस्ट कलेक्टर लगाए हैं, डस्ट को कलेक्ट किया। फिर कुछ समय बाद थोड़ा थोड़ा ये चिमनी में जाता है। चिमनी का वर्क क्या होता है, डस्ट को, हार्मफुल गैसेस को, स्मोक को ये बहुत ही हाइट से, बहुत ही हाई लेवल हाइट से लीव करता है। लीव मतलब छोड़ता है हार्मफुल गैसेस को। किस लिए चिमनी का यूज़ करते हैं अभी हमने बताया था, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे पास में छोड़ देंगे तो यहाँ पे ये फैक्ट्री जहाँ पे भी लगी होगी वहाँ पे आसपास में जो भी रहेगा बहुत ही हार्म करेगा, क्योंकि इसमें हार्मफुल गैसेस होती हैं, हार्मफुल एंड पॉइजनस गैसेस होती हैं, बहुत ही जहरीले गैसेस। ये इन्वायरमेंटल पे भी काफ़ी असर डालेगा, क्लाइमेट चेंज हो सकते हैं इसके कारण, बहुत सारे रीज़न हैं, इस वजह से हम चिमनी का यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा ये लेक्चर तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। इसके आगे भी मैं बीएमसी की कई सारी वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो बन भी चुकी है, उसको मैं कल डालूंगा। थैंक यू।